इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है और इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान का एक क्रांतिकारी युग शुरू हुआ है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मुझसे इंटरनेट के बारे में, जिसके समाधान स्वरूप इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। आज द नॉलेज के माध्यम से मैं आपको इंटरनेट के विषय के लगभग उन सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आप जानना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। आज के इस व्यापक और आधुनिक मायाजाल समान इंटरनेट का मूल कोल्ड वॉर है। 1960-70 के दशक में कोल्ड वॉर एक लेवल पर था और रशिया और अमेरिका दोनों देशों के सर पर परमाणु हमले की तलवार लटक रही थी। अगर परमाणु बम का हमला होता है तो इन हालात में निकलने वाले विकिरणों के कारण संदेश का आदान प्रदान ही खत्म हो जाएगा और आप अपने ही देश के किसी सेना के डिवीजन को या नेता को कोई भी सीक्रेट संदेश नहीं भेज सकते। इन सब खतरों को अमेरिका ने पहले ही भांप लिया था। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसी कार्यप्रणाली बनाने की सोची जो अंडरग्राउंड केबल्स के द्वारा एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ती हो, जिसके चलते पूरे देश के सरकारी और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स को आसानी से कोई भी संदेशा पहुंचाया जा सके और अमेरिका के राष्ट्रपति देश के किसी भी कोने के किसी भी बंकर में हो, फिर भी उनको कांटेक्ट करके उनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अमेरिका की सरकार की यह भी दरखास्त थी कि इसका कोई केंद्र ना हो, क्योंकि मान लीजिए कि इंटरनेट के मायाजाल का केंद्र अगर न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क के केंद्र से देश के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो अगर न्यूयॉर्क में कोई हमला होता है या न्यूयॉर्क के केंद्र को कोई नुकसान होता है तो पूरे देश के कंप्यूटर एक दूसरे से कट ऑफ हो जाएंगे। इसलिए एक ऐसी संचालित कार्यप्रणाली बनानी थी जिसे पावर ऑन करते ही देश के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाए और इस नेटवर्क का अगर कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर दे तो पूरे नेटवर्क को नुकसान ना हो और जिसका कोई कंट्रोल्ड ऑपरेटिव केंद्र ही ना हो। आखिरकार ऐसे नेटवर्क को बनाने के लिए पेंटागन के ARPA यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को नियुक्त किया गया। अमेरिकन रिसर्चर ARPA और अमेरिकन सरकार ने मिलजुल कर एक ऐसे ही नेटवर्क का सर्जन किया जिसे शुरुआत में ARPANET कहा गया और अमेरिका के सभी खास कंप्यूटर्स को ARPANET से जोड़ दिया गया। साल 1990 आते आते कोल्ड वॉर खत्म होने की कगार पे आ गया और उस वक्त परमाणु युद्ध होने के काले बादल भी हट चुके थे। इसलिए डिफेंस के लिए खोजी गई इस ARPANET टेक्नोलॉजी को अमेरिकन सरकार ने नेशनल साइंस फाउंडेशन को सौंप दिया और ये आधुनिक सीक्रेट आविष्कार अब सार्वजनिक बन चुका था, जो 1990 आते आते ARPANET की जगह इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। अब तक इंटरनेट में कोई वेबसाइट या डोमेन जैसी चीज नहीं थी, क्योंकि 1990 तक एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से LAN के द्वारा जोड़ा जाता था और अगर हमें कोई डेटा चाहिए तो डेटा किस कंप्यूटर में है उसका हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता नहीं है कि कौन सा डेटा किस कंप्यूटर में है तो हम उसे नहीं पा सकते। इस तरीके से ARPANET काम करता था। लेकिन 1991 में टिम बर्नर्स-ली नाम के वैज्ञानिक ने इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दिया जब उन्होंने www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। कुछ ही समय में www इंटरनेशनल नेट बन गया और सारे डोमेन इसी नाम से रजिस्टर्ड होने लगे। इंटरनेट का असली मालिक कौन है? सच बात कहूं तो इसका कोई मालिक नहीं है, या उसे उपयोग करने वाले सब उसके मालिक है, क्योंकि इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका के पब्लिक सेक्टर में हुआ है, जिसमें अमेरिकन डिफेंस और रिसर्च यूनिवर्सिटी के पैसे लगे थे। अगर इसका आविष्कार किसी प्राइवेट सेक्टर ने किया होता तो कंपनियां अपने नाम की पैटर्न बनवाकर नफाखोरी शुरू कर देती। लेकिन पूंजीवादी देश की सरकार या सरकार के थ्रू चलने वाली यूनिवर्सिटीज को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आगे भी AM, FM रेडियो और टेलीविजन की खोज सरकार के पैसों द्वारा स्पॉन्सर की गई और उन खोजों को प्राइवेट यूज के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार अमेरिका ने इंटरनेट की खोज को भी पब्लिक यूज के लिए दे दिया। अमेरिका की पहले से ही डिफेंस में यूज की जाने वाली खोजों को पब्लिक यूज के लिए दे देने की नीति रही है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी। ये कहावत अमेरिकन सरकार जानती हो या ना जानती हो, लेकिन उसने कभी अपनी खोजों का अपने देश के लोगों के साथ बिजनेस नहीं किया और इस तरह इंटरनेट के इस विशाल मायाजाल पर किसी का भी हक नहीं रहा और वो पब्लिक यूज के लिए उपयोग किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप विश्व में कई सारे छोटे छोटे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP शुरू हो गए, जिन्होंने अपने लोकल नेटवर्क को वैश्विक इंटरनेट के साथ जोड़ दिया और इस तरह इंटरनेट की जाल पूरी दुनिया में फैल गई। ये वही प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमसे डेटा के लिए कुछ पैसे लेते हैं। पूरे विश्व के इंटरनेट का मायाजाल कितना बड़ा है? इसका जवाब यह है कि हम कल्पना भी न कर सके उतना बड़ा।
फिर भी अगर इसे आंकड़ों के द्वारा समझना हो तो आप ये जान लो कि समुद्र के तल में कुल 8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछे हुए हैं और जमीन में लाखों किलोमीटर बिछे केबल अलग, जिनमें से हर क्षण डेटा का वहन होता है, जिससे दुनिया के अरबों लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर से या पर्सनल मोबाइल से इंटरनेट के साथ जुड़े हुए रहते हैं। गूगल के अनुसार उसके डेटाबेस में 1000 अरब से भी ज्यादा वेब पेज है और हर रोज उनकी संख्या बढ़ रही है और विश्व में आज प्रति मिनट 5 लाख से भी ज्यादा वेब पेज बन रहे हैं। अगर आप पूछो कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेट का कुल कितना डेटा जमा हुआ है, तो हकीकत यह है कि इसका जवाब इंटरनेट के दिग्गज निष्णातों के पास भी नहीं है। अगला सवाल है, क्या इंटरनेट एक ही है या कई और नेटवर्क भी है? अगर छोटे छोटे नेटवर्क की बात करें तो कई सारी संस्थाओं के कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो अपनी ही इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान तक सीमित होते हैं। लेकिन जब ऐसे कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो वो विश्वव्यापी इंटरनेट का भाग बन जाते हैं। इसके अलावा उन अकेले कुछ चुनिंदा कंप्यूटर्स के नेटवर्क को हम इंटरनेट के इतने बड़े मायाजाल के समान बिल्कुल नहीं मान सकते। और एक फीडोनेट नाम का नेटवर्क है जिसका कुछ पर्टिकुलर विषय के ही विद्यार्थियों के रिसर्च के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका अपना ही एक छोटा सा नेटवर्क है और उसे वैश्विक इंटरनेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा कई देशों की मिलिट्री के पर्सनल या खुफिया नेटवर्क होते हैं जिनका वैश्विक इंटरनेट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इन सब नेटवर्क का व्याप वैश्विक इंटरनेट के सामने कुछ भी नहीं है और आज की तारीख में इंटरनेट का उसके जितना बड़ा अल्टरनेटिव कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट का डेटा कहां पर स्टोर हुआ होता है? तो जवाब है कोई एक जगह पर नहीं, क्योंकि दुनिया में कई सारे वेब सर्वर हैं जिनमें करोड़ों टेराबाइट की हार्ड डिस्क होती है और वो अपने सर्वर के हिसाब से माहिती का संग्रह करते हैं। ये वेब सर्वर असल में एक टाइप के कंप्यूटर ही होते हैं जो बहुत बड़े कपबोर्ड की तरह होते हैं और जिनकी कार्यप्रणाली थोड़ी अलग होती है। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के इन वेब सर्वर में गूगल, इन्फोसिक, याहू, फेसबुक या ask.com जैसे कई सारे सर्वर होते हैं। अगर आप अपने ब्राउजर से google.com लिख के गूगल के सर्च इंजन से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगोगे तो उसका जवाब आपको अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद गूगल के सर्विस स्टोरेज में से मिलेगा। एक और क्वेश्चन है कि इतनी दूर के सर्विस प्रोवाइडर का डेटा या इंफॉर्मेशन हमें चुटकियों में कैसे मिल जाती है? तो देखने जाए तो दरअसल ये काम बहुत पेचीदा है, लेकिन विद्युत की स्पीड से होता है। इंटरनेट की कार्यप्रणाली को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपने गूगल में द नॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट द गोसाई के कमांड को टाइप किया, तो ये कमांड सबसे पहले आपके लोकल सर्विस प्रोवाइडर यानी स्थानिक आईएसपी तक पहुंचेगा। यहाँ से आपका कमांड शहर के राउटर कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंचेगा। इसके बाद आपकी फरमाइश को google.com तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद गूगल उसके डेटाबेस में से द गोसाई नाम की वेबसाइट का डेटा निकालेगा और उस डेटा को रिवर्स पद्धति से आप तक पहुंचाया जाएगा। ये पूरी कार्य पद्धति लगभग प्रकाश की गति से होती है, इसलिए हम तक कोई भी डेटा कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाता है। इंटरनेट की दुनिया में डेटा का आदान प्रदान 95% अंडरसीट फाइबर ऑप्टिक केबल्स के द्वारा होता है और सिर्फ 5% ही सैटेलाइट के थ्रू होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 के दिन हुई, जब गवर्नमेंट की कंपनी VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया और धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी यानी एयरटेल, टाटा, रिलायंस और सिफी जैसी कंपनियों ने भी इसे शुरू कर दिया। अगर इंटरनेट फ्री है तो हमसे उसका पैसा क्यों लिया जाता है? तो यहाँ पर सच ये है कि इंटरनेट का आविष्कार और उसकी फंक्शनलिटी हमारे लिए फ्री है, लेकिन हम तक इंटरनेट पहुंचाने वाले दुनिया में 3 टाइप के सर्वर होते हैं, जिनमें से एक है टियर 1, दूसरा है टियर 2 और तीसरा टियर 3। टियर 1 कंपनियां वो होती है जिन्होंने ऑलरेडी समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल के पूरे नेटवर्क को बिछा दिया है। टियर 2 कंपनियां लोकल कंट्री वाइज जमीन के अंदर केबल को बिछाती है और टियर 3 कंपनियां यानी हमारे लोकल सर्विस प्रोवाइडर। इस तरह इंटरनेट के फ्री होने के बावजूद भी इन केबलों को बिछाने का और उनके मेंटेनेंस का पैसा लगता है, जिसके रिटर्न में टियर 1 कंपनीज टियर 2 कंपनीज को डेटा बेचती है, टियर 2 टियर 3 को, और टियर 3 कंपनी हमसे पैसे लेती है। अगर आपको दुनिया भर के समुद्र में बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल का नेटवर्क जानना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक सबमरीन केबल मैप नाम की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। आशा है कि इंटरनेट के विषय में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हो सके तो जहां तक आप कर सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके।
और आपके कई और प्रश्न हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछें। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।